बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इससे पहले जितने भी टॉपिक हमने किए हैं उन सब का एक तरीके से समरी है। हमने इससे पहले आपको पता है कि एसी थ्रू हमने रेजिस्टर पढ़ लिया था, एसी थ्रू हमने कैपेसिटर पढ़ लिए, एसी थ्रू इंडक्टर पढ़ लिया। इसके बाद हमने क्या कर दिया कि रेजिस्टर को कैपेसिटर के साथ जोड़ के उसका कंबाइन इफेक्ट देगा, फिर रेजिस्टर को हम इंडक्टर के साथ जोड़ के हम उसका कंबाइन इफेक्ट देगा। इसको सीरीज में रखा हुआ था। आज हमारा जो टॉपिक है इन सब को क्या करेंगे, एक एक कंपोनेंट को हम रेजिस्टर को भी लेंगे, कैपेसिटर को भी लेंगे, इंडक्टर को भी लेंगे, मगर तीनों को सीरीज में जोड़ के देखेंगे इन सब का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है। और ये थोड़ा जो है ना हमारा क्विक रिवीजन होगा, इसलिए होगा क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने जो है ना टॉपिक्स की हैं वो सारे जो टॉपिक्स हैं वो बेसिकली यही आज की टॉपिक में हम इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। तो कैसे होगा वो ज़रा देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक RLC सीरीज सर्किट, जिसमें एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर को तीनों को हमने सीरीज में जोड़ रखा है, इसीलिए हम इसे RLC सीरीज सर्किट भी कहते हैं। इसको हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी कैसे बनाते हैं वो भी हम इंशाअल्लाह ताला देख लेते हैं आज। इसीलिए रेजोनेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है ना रोल प्ले करता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ज़रा देख लीजिएगा इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आपको पता होनी चाहिए कि रेजिस्टर के जो है क्रॉस फेस रिलेशनशिप क्या है, इंडक्टर के क्रॉस क्या फेस रिलेशनशिप होते हैं वोल्टेज और करंट का, और साथ साथ कैपेसिटर के क्रॉस भी क्या होता है, क्योंकि आज हमने वही इस्तेमाल करना है। तो एक क्विक रिवीजन ज़रूरी है। आपको याद होगा रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों इन फेस होता है। अक्रॉस रेजिस्टर ये करंट है और ये वोल्टेज है। जबकि अक्रॉस इंडक्टर देखें, आपको याद होगा कि उसमें जो करंट है इसके मुकाबले में वोल्टेज लीड करता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री लीड करता है। और आपको याद होगा कैपेसिटर के अक्रॉस करंट के मुकाबले में वोल्टेज लैग करता है। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री या π/2 90 डिग्री लैग करता है। आज हम इसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। मगर आपने ये भी चीज़ तफसील से पढ़ रखे हैं कि रेजिस्टर के जो रेजिस्टेंस है वो तो ठीक है, फिक्स वैल्यू होगी, मगर इंडक्टर और कैपेसिटर के जो रेजिस्टेंस है वो टोटली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ये वेरी कर सकता है। तो बिस्मिल्लाह, जो कुछ भी इसका कंबाइन इफेक्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें इसका फेजर डायग्राम ड्रा करना है। फेजर डायग्राम से ही हम इसको तफसील से समझ सकते हैं कैसे इसका फेजर डायग्राम बनता है। थोड़ा आज हमने तेज़ करना है क्योंकि आपने इससे पहले डिटेल सब कुछ पढ़ रखा है। तो आज हमारे पास बच क्या जाता है यार, ये स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। तो फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो वंस अगेन आप बताएं कि वोल्टेज और करंट में से किसी को रेफरेंस लेना होता है। मेरा ख्याल है कि आज एक दफ़ा फिर हम करंट को ही रेफरेंस ले लें। इसलिए करंट को रेफरेंस लेंगे क्योंकि करंट तीनों में सेम हो। क्यों? तीनों सीरीज में है। जब सीरीज में होगी करंट की वैल्यू सबके लिए सेम होगा, मगर सीरीज में हो तो वोल्टेज की वैल्यू का सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट जहन में रख लीजिएगा, मैंने किसको लिया है एज ए रेफरेंस? करंट को मैंने रेफरेंस लिया है। मैं यहाँ पर करता हूँ फेजर डायग्राम, ठीक है ना। ये करंट, लेट सपोज ये टोटल करंट है, जहन में रख लीजिएगा सर्किट का टोटल करंट। हमने सर्किट का टोटल करंट और टोटल वोल्टेज निकालना है। इंडिविजुअल हमें माशाल्लाह से वैसे भी पता हो सकता है, ठीक है ना। ये टोटल करंट है सर्किट का। अब रेजिस्टर में इधर देखिए, रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों क्या होता है? इन फेस होता है। जब इन फेस होता है, चले मैं इसका जो पीक वैल्यू है उसको मैं कदर कम शो करता हूँ, ठीक है ना। ये है वोल्टेज, किसका वोल्टेज? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ VR से। ये है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, इन फेस होता है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट का मामला खत्म हुआ है। अब बारी किसका है? इंडक्टर के अक्रॉस है। इंडक्टर के लिए भी करंट वही है जो मैंने यहाँ पर शो किया है। जो यहाँ पर शो किया है वही इंडक्टर के लिए भी है, वही कैपेसिटर के लिए भी है, वही रेजिस्टर के लिए भी है। मगर अब इसका वोल्टेज क्या है? इधर सामने यहाँ पर देखो बोर्ड पे चमक रहा है, यहाँ पर टिमटिमा रहा है। कैसे टिमटिमा रहा है? देखो टमटमाते इसमें कैसे? इसमें करंट के मुकाबले में वोल्टेज लीड करता है। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे।
तो आपको याद है करंट की वैल्यू यही होगी। मैं वोल्टेज को इधर से भी ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ से भी ड्रा कर सकता हूँ। अगर इसका लेंथ सेम रखे तो कोई टेंशन नहीं, इसी को हम जो है ना इक्वल वेक्टर कहते हैं। इधर से ड्रा करें, यहाँ से ड्रा करें, इधर से ड्रा करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमें हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करना है बाद में, तो इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ से इस्तेमाल करता हूँ। कोई यकीनन आपको टेंशन नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, डियर स्टूडेंट में रख लीजिएगा, ये है वोल्टेज, देखें किसका अक्रॉस वोल्टेज है, ये है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ VL से। ये VR है, ये VR है नीचे वाला, ये VR है, ये VL है। इस तरह जो है ना इसका मामला ख़त्म होता है इंडक्टर के अक्रॉस। तो अब आपने कैपेसिटर के अक्रॉस देखना है। कैपेसिटर में आपको पता है वोल्टेज लैग करता है। जब वोल्टेज लैग करता होगा तो हमें जो लैग वैल्यू है उसको कहाँ पर शो करना है, नीचे शो करना है। मैं नीचे की तरफ शो करता हूँ, मगर एक काम करते हैं हम यहाँ पर VL, मैं इसको ना लेट सपोज इसका जो वोल्टेज है, फ़र्ज करें कैपेसिटर के जो वोल्टेज है इंडक्टर के वोल्टेज के मुकाबले में कम है। इसका मतलब पे हम इसको कह सकते हैं कि हम हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको डील कर रहे हैं, यानी कि क्योंकि इंडक्टर का और कैपेसिटर का वोल्टेज और इनका जो रिएक्टेंस है इसकी वैल्यू टोटली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जब इस पर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो फ़र्ज़ करें मैं लो फ्रीक्वेंसी पे इसको कंसिडर कर रहा हूँ। जब मैं इसको लो फ्रीक्वेंसी पे कंसिडर करता हूँ तो आपको पता है इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। मगर हमें ये भी पता है V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो मैं इसे IXL लिखता हूँ। इसके लिए V इज इक्वल टू IXC रिप्रेजेंट करता हूँ। जब पर हाई फ्रीक्वेंसी पे डील करते हैं तो XL ज़्यादा होगी, XL ज़्यादा होने का मतलब है VL की वैल्यू ज़्यादा होगी। और इसी तरह हाई फ्रीक्वेंसी पर कंसिडर करेंगे तो XC की वैल्यू कम होगी, XC की वैल्यू कम होने का मतलब है VC की वैल्यू भी कम होगी। तो इसीलिए मैं फ़र्ज़ करता हूँ, देखें ये जो फेजर डायग्राम ड्रा की है एट हायर फ्रीक्वेंसी, लेट सपोज हाई फ्रीक्वेंसी पे हमने इसको कंसिडर किया है। टेंशन ना लो, जब आपका रिलेशन बन चुका होगा वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा। हम ऐसा कोई डायग्राम बनाएंगे, ऐसा कोई फिगर ड्रा करेंगे जो सबके लिए भी चले, काबिल कबूल हो, ठीक है ना। तो एनीवे हमने लो फ्रीक्वेंसी पे नहीं बल्कि इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे कंसिडर किया है। इसका मतलब होगा VL की वैल्यू ज़्यादा होगी किसके मुकाबले में, VC के मुकाबले में। क्यों VL की वैल्यू ज़्यादा वो कम हो, मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब हमने तो यकीनी बात है टोटल वोल्टेज निकालना है। हमने रेजिस्टर के क्रॉस निकाल लिया, इंडक्टर के क्रॉस निकाल दिया, हमने कैपेसिटर के क्रॉस निकाल दिया। कैसे हम टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे? टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करना मुझे लगता है बहुत ही आसान है यहाँ पर। इसलिए फर्ज करता हूँ यहाँ पर ये जो VL है उसकी वैल्यू 10 वोल्ट है और VC की वैल्यू 2 वोल्ट है, लेट सपोज। यानी कि इसके क्रॉस मैं कहता हूँ कि जो ना 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, इसके क्रॉस 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। यानी कि इसके लेंथ से मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज के क्रॉस यानी कंपोनेंट हमें पता लगता है। तो अगर ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो मुझे लगता है कि ये आपको पता है कि जो है ना ऊपर है एक नीचे है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स रखेगा। तो इनका जो ना टोटल कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ही आसान होगी। आपको मालूम है कि उधर राइट है एक लेफ्ट पर है, तो लेकिन इसके जो टोटल वोल्टेज इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो क्या होगा, इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है वो कितना होगा, 8 वोल्ट होगा, होना चाहिए ना। ये 10 वोल्ट है, ये कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट है। इसका मतलब पे 10 माइनस 2 करेंगे तो इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है वो हम लिख सकते हैं, वो कितना होगा, 2 होगा, सॉरी 8 होगा। और वो 8 होगी ना, तो इसका मतलब इसके जो पीक वैल्यू वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में होगा। यकीनी बात है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने का मतलब है पॉजिटिव में होगा। तो इनका जो कंबाइन वोल्टेज है, इसका जो रिजल्टेंट यानी कि VL और VC का जो टोटल वोल्टेज है ना, मैं कहता हूँ VL माइनस VC होगा। और वो ये होगा, देखो ये मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ अगेन, ये है VL माइनस VC। समझ में आ गया ना। अब टोटल वोल्टेज, इनका टोटल वोल्टेज मिला। अब इस रेजिस्टर के साथ टोटल वोल्टेज निकालना हो तो बड़ा आसान है। ये वो रेजिस्टर का वोल्टेज है, ये इंडक्टर और कैपेसिटर का टोटल वोल्टेज है। तो नेट वोल्टेज निकालना हो, अगेन हम हेड टू टेल रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा
फेस डिफरेंस होगा वोल्टेज और करंट का, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट का। तो बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर मिल जाता है। जब राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता हो तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। वो इसलिए खुश होता हूँ, इससे जो है ना अननोन क्वांटिटीज़ का फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। चले, ये हमारा टोटल वोल्टेज है, वाह वोल्टेज भी चमक उठा यहाँ पर। अब बताएं क्या टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं? तो इसके जो टोटल वोल्टेज निकाला हो, फेजर डायग्राम को मैं यहाँ पर ड्रा किया, देखो ये फेजर डायग्राम है। अब हम यहाँ पर टोटल वोल्टेज निकालेंगे, और ये जो टोटल वोल्टेज है वो निकालना हो तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ज़हन में रख लीजिएगा, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं कि इसमें पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, जिसके मुताबिक साहब जी का क्या कहना है, साहब जी का कहना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसमें वी है, वी का स्क्वायर, बेस इसका क्या है, वी आर है, वी आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये और वी एल मत समझ लीजिएगा आपने, वी एल माइनस वी सी इसका स्क्वायर लेंगे। खैर हमें तो स्क्वायर से गारज नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर होगा। ये है हमारा टोटल वोल्टेज। इस रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, जब ये तीनों सीरीज में कनेक्ट किया गया हो तो इसका टोटल वोल्टेज हमारे पास आता है वी इज इक्वल टू रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। मगर शर्त यह है कि फिलहाल हमने इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे कंसिडर की है, यानी कि समझ लीजिए कि इंडक्टर के जो इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा हो तो है, इंडक्टर के इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो। इस तरह सर्किट का आपको पता है कि इसका टोटल एक रेजिस्टेंस होती है, टोटल रेजिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, इसके जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हम इम्पेडेंस कहते हैं। आप सबको माशाल्लाह से पता है इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। और आपको मालूम है इस जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट वोल्टेज और नेट वोल्टेज क्रॉस आर वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर मालूम करनी है। तो इसी रिलेशन को मैं फर्ज करता हूँ कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसमें जो वी है ना टोटल वोल्टेज है, टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं। वी आर की वैल्यू आप पुट कर देंगे डियर स्टूडेंट, वी इज इक्वल टू आई आर होगा, और वी सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, आई एक्स सी होगा। वी एल निकालेंगे तो वी इज इक्वल टू आई एक्स एल होगा, क्योंकि इंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने डियर स्टूडेंट याद से इनकी वैल्यूज पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन नंबर ए इंप्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर ए implies that, इसमें जो इक्वेशन नंबर ए है वो किसकी इक्वल होगा, वी नहीं लिखना, वी इज इक्वल टू आपने लिखना आई जी, वी आर के बजाय क्या लिख देना है, आई आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल के बजाय आपने क्या लिख देना है, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको पता है इधर आई को कॉमन ले सकते हैं, इधर भी आप आई को कॉमन लेंगे, इन दोनों में ना आप आई को कॉमन लेंगे, जो स्क्वायर है वो आई के साथ अलग, एक्स एल के साथ अलग, तो इधर जो आई स्क्वायर आया होगा और इधर जो आई स्क्वायर होगा उसको कॉमन लें, इन दोनों को कॉमन लेंगे और उसको बाहर निकालें रूट के साथ। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आई जी इज इक्वल टू, इधर सिर्फ आई आ जाएगा, इस सब में इस ध्यान में रखना मैंने यहाँ पर आई को कॉमन लिया है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होगा। आपको पता है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो हमारे पास जी जो कि सर्किट का टोटल इम्पीडेंस है वो किसकी इक्वल आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर के बराबर होगा। वाह वाह वाह, क्या कहना, वाह। ये है हमारा टोटल, चलो मैं इसको इम्पीडेंस, तो हमें सर्किट का इम्पीडेंस भी मिल गया और हमें जो है ना सर्किट का टोटल वोल्टेज भी मिल जाता है, तो हमारा काम बहुत ही आसान हुआ। मगर आप में से बहुत सारों ने सोच लिया होगा, ये देखो इधर से तो सर ने सिर्फ और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रीट किया है, पूरे सर्किट को हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी थोड़ी है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस पर भी बहस करेंगे, इसके लिए थोड़ा बहुत आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मगर इतना जल्दी मैं थोड़ी बताऊँगा आपको। चलें, ये आपके काम का है,
इसको मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ, काम आ जाएगा आपके लिए। इस तरह आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर क्योंकि हम इनको थोड़ा आसानी से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैंने सोचा चले पावर फैक्टर पहले निकालते हैं। तो पावर निकालना हो तो आपको पता है पावर इज इक्वल टू, याद है ना आपको, कॉस थीटा होता है। पावर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई वी कॉस अल्फा। अब इसमें ये जो करंट है वो पीक वैल्यू है, वोल्टेज भी अगर पीक वैल्यू हो तो पावर टोटली किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कॉस फाई की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर ये पीक वैल्यू है, वी पीक वैल्यू है, तो पावर की वैल्यू टोटली किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, कॉस फाई। अगर कॉस की इतनी अहमियत है तो पूरा पावर की वैल्यू क्या हो सकती है, वो एसोसिएटेड है कॉस फाई की वैल्यू के ऊपर। इसीलिए इसी कॉस फाई को ही क्या नाम दिया जाता है, पावर फैक्टर का नाम दिया जाता है। ज़हन में रख लीजिएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकालूंगा पावर फैक्टर किसको कहा गया, कॉस फाई की वैल्यू, जो कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। इसमें जो बेस है वो आपके सामने चमक रहा है, वी आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इसमें क्या है, वी के बराबर है। तो आप निकाल सकते हैं वी आर और वी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ठीक है, चल जाएगा। वी आर की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, आई आर होगा, और वी के बजाय आप ये पुट कर सकते हैं, तब भी कोई हर्ज नहीं है। इसी को आप एक्सपेंड करते जाएं तो आप ये डिवाइडेड बाई ये दिस डिवाइडेड बाई दिस भी आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। वी आर के बजाय आई आर, ठीक है ना, और इसको आप वी के जगह पे आप क्या निकाल सकते हैं, आई जी लिख सकते हैं, और जी की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आई कैंसिल आउट होगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आई के बजाय आर डिवाइडेड बाई वी के बजाय मैं लिख दूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। इसको कहते हैं पावर फैक्टर। इसी तरह आप जो है ना निकाल सकते हैं, फेस एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फेस एंगल यानी कि फाई की क्या वैल्यू हो सकती है, वो फेस एंगल फाइंड आउट करना हो तो आपको मालूम है हम टेंजेंट थीटा का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो टेन थीटा है ना वो आपको मालूम है किसकी इक्वल होता है, टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई बेस, यकीनन हमारे पास क्या होगा, वी आर होगा। अब आपने कुछ नहीं, वी एल की वैल्यू, वी सी की वैल्यू और वी आर की वैल्यू सी वाला पुट कर देना है। तो आप इस रेजिस्टेंस के टर्म में भी आप उसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं टेन फाई इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी के बजाय मैं लिख दूंगा एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई वी आर के बजाय आप लिख सकते हैं आर को। ये है, तो आपने इसमें फेस एंगल भी कैलकुलेट कर दिया और साथ साथ जो है ना पावर फैक्टर भी फाइंड आउट कर दिया। अच्छा, इस तरह आप ज़रा देखें कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन निकालना चाहें, इक्वेशन फॉर आई एंड वी, करंट और वोल्टेज का जो फार्मूला है ना, क्योंकि इससे पहले ये शरारत हम बहुत ज़्यादा करते आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। आप देखें, करंट को भी रेफरेंस ले सकते हैं, मजे की बात है, वोल्टेज को भी रेफरेंस ले सकते हैं, मगर इक्वेशन को डिराइव करने के लिए ज़्यादा बेहतर था कि करंट को रेफरेंस लेना, इसलिए हमने करंट को रेफरेंस लिए है। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल वोल्टेज ऊपर है, तो मैं कह सकता हूँ वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। ठीक हो गया। तो अगर मैं फर्ज करता हूं, चलो मैं रिवर्स में इस चीज को जरा शो करता हूं, इसके मुताबिक इफ मैं यहां पर वोल्टेज को एज ए रेफरेंस लिया, v इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी, आपको पता है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने इसको रेफरेंस लिया तो हमने देखा वोल्टेज लीड कर रहा है, इसका मतलब है करंट लीड कर रहा है। एस मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो करंट लैग्स वोल्टेज बाई एंगल फाई। तो मैं लेग के लिए हो, आपको पता है उस सूरत में आई इज इक्वल टू आई नॉट, सिर्फ साइन ओमेगा टी नहीं लिखनी बल्कि माइनस फाई भी लिखना होगा, ये जहन में रख लीजिएगा, ये
मगर एक बात जहन में रखना डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में माइनस साइन आ जाएगा जब करंट लैग कर रहा हो। करंट लैग करने का सिर्फ कब मतलब हो सकता है, जब इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ज़्यादा हो, कैपेसिटर का वोल्टेज कम हो तो। हाँ, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कैपेसिटर का वोल्टेज ज़्यादा, इंडक्टर का वोल्टेज कम होगा तो यकीनन जो रिजल्टेंट वैल्यू है ना वो नीचे की तरफ आएगा। तो उस सूरत में हमारा वोल्टेज जब नीचे की तरफ आएगा तो वो लेग कर रहा होगा, यानी करंट लीड कर रहा होगा। इसीलिए यहाँ पर माइनस के साथ साथ अगर कैपेसिटर का वोल्टेज एज कम्पेयर टू इंडक्टर का वोल्टेज ज़्यादा होगा तो माइनस के साथ साथ इसमें वो माइनस नहीं आएगा, तब उस सूरत में प्लस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर माइनस बी लिखा है, प्लस बी लिखा है, तो इसका मतलब आपने समझ लिया होगा। माइनस इसलिए है जब इंडक्टर का वोल्टेज ज़्यादा होगा, प्लस उस सूरत में होगा जब कैपेसिटर का वोल्टेज ज़्यादा होगा। किसके मुकाबले में? इंडक्टर के मुकाबले में। मगर इसको आपने कंपेयर रेजिस्टर के वोल्टेज के जिसके साथ आपने नहीं करनी, ज़हन में रखना। मुझे उम्मीद है आपने यहाँ तक हमारा जो कहानी है समझ लिया होगा। अब हम सर्किट का जो है ना इम्पीडेंस निकाल लेते हैं। सर्किट का इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस तो मैंने कैलकुलेट किया है, मैथमेटिकल वर्क सब कुछ हो चुका है, ठीक है, मगर इसमें एक बहस तो रह जाता है ना, वह है इम्पीडेंस। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ बात उस सूरत में की है, अभी हमने बात सिर्फ इस सूरत में की है जब हमारा इसकी जो वैल्यू है ना ज़्यादा हो, एल की वैल्यू ज़्यादा हो, मगर कभी सेम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। फिर उस सूरत में क्या होगा, मैं यहाँ पर ही इस चीज़ को समझाता हूँ आपको। इसी में आपको पता है कि z की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आ रहा है, z इज इक्वल टू, ये हमारे जनरल इक्वेशन है जिसको हम डिराइव कर रखे हैं, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर है। इसी रिलेशन के अंदर, ठीक है ना, इसी रिलेशन में कभी कभार मैं यहाँ पर 3 केसेस डिस्कस करूँगा। पहला केस, इफ XL माइनस XC, यानी कि इसमें XL और XC इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगा, इज पॉजिटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव का सिंपल मतलब है, यानी XL और XC का डिफरेंस पॉजिटिव उस सूरत में होगा जब XL की वैल्यू ज़्यादा हो, XC की वैल्यू कम हो, ठीक हो गया। जब XL माइनस XC की वैल्यू जो है ना, इनके जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब होगा हमारे जो सर्किट है उसमें इंडक्टर हावी होगा कैपेसिटर के मुकाबले में। इसको तब इंडक्टिव सर्किट कहते हैं, ठीक है ना। कैपेसिटर की इंपॉर्टेंस, यानी कि कैपेसिटर इतना रेजिस्टेंस नहीं दे रहा होगा, आप लिख सकते हैं उस सूरत में इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि उस सूरत में होगा, ये जो कहानी है पॉजिटिव उस सूरत में होगा जब हमारा XL की वैल्यू ग्रेटर होगा किसके मुकाबले में, XC के मुकाबले में। उस सूरत में सर्किट को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव सर्किट कहते हैं, इंडक्टिव सर्किट। कभी कभार क्या हो सकता है, दूसरा केस, इफ XL माइनस XC, वाह वाह वाह, जो आप सोच रहे थे ना पहले वही चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस आखिरकार कर ही दिया है। यानी कि अगर XL और XC का जो डिफरेंस है नेगेटिव होगा, नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ये जो फैक्टर है वो कम होगा, ये वाला फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। यानी कि XL माइनस XC की वैल्यू माइनस में उस सूरत में होगी जब XC की वैल्यू ज़्यादा होगी XL के मुकाबले में, जो यकीन लो फ्रीक्वेंसी पे होगा। यानी इसीलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये मुमकिन उस सूरत में होगा जब XL इज लेस देन XC। तब अगर XL की वैल्यू कम होगी, XC की वैल्यू ज़्यादा होगा, तो ये जो डिफरेंस मैंने लिखा है ना वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस सूरत में इसको कहते हैं कैपेसिटिव सर्किट। कभी कभार क्या हो सकता है, कभी कभार इस तरह भी हो सकता है, इफ XL माइनस XC इसका डिफरेंस 0 हो। डिफरेंस 0 होने का क्या मतलब है, डिफरेंस 0 कब हो सकता है, जितना VL होगा उतना VC, VL और VC दोनों बराबर हो, यानी फर्ज करें ये 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो डिफरेंस 0 कब होता था, जब
XL और XC दोनों सेम होगा। तो उस सूरत में देखें, इंडक्टर के इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैंसिल आउट, नो इफेक्ट, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट 0 हो गया। तो सिर्फ बच क्या गया, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ही रह जाता है। तब हम हमारे जो सर्किट है उसको कहते हैं रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। तो ये जो है ना एक ख़ास किस्म का मैथमेटिकल वर्क था जो कि हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ साथ रेजिस्टर भी कनेक्ट किया हो। तीनों अगर कनेक्ट किया हो तो उस सूरत में इसका कंबाइंड इफेक्ट पर क्या फ़र्क पड़ सकता है इसका हमने तफसील कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसी में ही रेजोनेंस का कहानी भी कर लेते हैं। इसके लिए बजाय कि हम नया कोई टॉपिक लेक्चर शुरू कर दें, इसी में ही हम मेरे ख्याल से कराना थोड़ा बहुत आसान होगा। मैं इसी में ही समझाता हूँ आपको। चलें, रेजोनेंस इन एसी सर्किट, रेजोनेंस इसी में ही समझाना मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। RLC सीरीज सर्किट, RLC सीरीज सर्किट। अच्छा, इसमें रेजोनेंस का जो कहानी है ना वो क्या है, वो अगर समझना हो तो मैं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। XL, आपको पता है कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, नंबर 1। नंबर 2, XL इंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, एट हाई फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने आपको यहाँ पर पूरा समझाया है, फिर भी एक दफ़ा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर सबसे पहला केस, एट हायर फ्रीक्वेंसी क्या होगा खुद देखिए। एट हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बहुत ही ज़्यादा रखेंगे तो हमारे पास रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है। फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रखेंगे तो देखिए रेजिस्टर तो रेजिस्टेंस देता ही रहेगा, मगर इसका और इसका जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। हाई फ्रीक्वेंसी पर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा देगा, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस कम देगा। यानी इसके मुकाबले में इंडक्टर इतना रेजिस्टेंस ज़्यादा देगा, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। जब आप इसको इग्नोर करेंगे तो उस सूरत में देखिए सर्किट RL सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, RL सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मैं लिख सकता हूं XL इज ग्रेटर देन XC, तो हम इसमें अगर XC को नियरली इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये RL सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह हायर फ्रीक्वेंसी ना, बल्कि अगर इस सर्किट को ट्रीट करें एट लो फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसको लो फ्रीक्वेंसी पर ट्रीट करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा, तो देखें फ्रीक्वेंसी लो रखेंगे तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, मगर इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये इतना कम होगा, इसके मुकाबले में हम इसको तारीबन भूल सकते हैं। तो रेजिस्टर और कैपेसिटर ही इस सर्किट के अंदर रह जाता है। तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, RC सीरीज सर्किट की तरह। यानी कि तब XC विल बी ग्रेटर देन XL। तो हम इसमें XL को नियरली इक्वल टू 0 कर दें तो हमारा जो सर्किट है RC सीरीज सर्किट होगा। ठीक हो गया। अब आप खुद अंदाजा करें, हमने एक हाई देखा, एक हमने इसमें लो देखा। अब इन दोनों के बीच में यकीनन हाई और लो फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में भी यकीनन एक फ्रीक्वेंसी जरूर एग्जिस्ट करता होगा। हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में भी एक फ्रीक्वेंसी जरूर एग्जिस्ट करता होगा। उस खास फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर भी उतना ही रेजिस्टेंस देगा जितना कैपेसिटर रेजिस्टेंस देगा। उस खास फ्रीक्वेंसी का कोई खास नाम भी होना चाहिए और उसका नाम हमने क्या रखा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब होता है, उस वक्त फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं जब इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों क्या होगा, बराबर होगा। आप इनकी वैल्यूज भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन आया था XL
इज इक्वल टू 2πfl से आया है, और ये जो रिलेशन आया है वो xc इज इक्वल टू 1/2πfc से आया। इन्हीं दोनों की वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। xl के बजाय मैं लिखूंगा 2πfl और xc के बजाय लिखूंगा 1/2πfc। मगर ये खास फ्रीक्वेंसी है जिसकी वजह से ये दोनों बराबर हुआ है, इसीलिए हम इधर fr से भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें फिर fr और fr इधर लाएंगे तो क्या होगा, fr का स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट fr लिखता हूँ, 2π और 2π उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये 1/2 दूनी 4 होगा, फिर पाई का स्क्वायर होगा, फिर l और c आ जाएगा, फिर डायरेक्ट में लिखूंगा, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो जाएगा जी जवाब 2π इंटू रूट ऑफ LC। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक हो। इसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब इसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है वो मैं आपको समझाता हूं, जो कि मैंने इधर समझाया हुआ है। ठीक, हम यहां पर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स रेजोनेंस का, ठीक है ना, एट रेजोनेंस। इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, यानी कि किसके ऊपर बात कर रहे हैं हम, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी तो हम पहला कैरेक्टरिस्टिक्स उस सूरत में होगा जब XL इज इक्वल टू क्या होगा, XC होगा। देन आपको पता है इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो तो 0 हो गया, सिर्फ क्या बच गया, रेजिस्टर बच गया। जब ये दोनों बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं सर्किट इज रेजिस्टिव। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्किट इज क्या है, रेजिस्टिव। जब ये दोनों बराबर होंगे, रेजिस्टिव क्यों होगा मैंने इधर भी आपको समझाया। देखो x और x डिफरेंस 0 हो गया, जब इनका डिफरेंस 0 होगा तो उस सूरत में हमारे पास सिर्फ रेजिस्टर ही बच जाता है, उसे रेजिस्टिव कहते हैं। दूसरी बात, इंतहाई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर फैक्टर इज 1। ओहो 1 लिख दिया तो बहुत सारे परेशान हो गए, 1 का क्या मतलब होता है। आपको पता है डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, पावर इज इक्वल टू IV cos phi है। इसमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू अगर फिक्स समझा जाए, पीक वैल्यू है, तो उस सूरत में पावर टोटल किस चीज पर डिपेंड करता है, cos phi पर डिपेंड करता है, cos phi की वैल्यू पर डिपेंड करता है, इसीलिए cos phi को पावर फैक्टर कहते हैं। अब रेजोनेंस पे आप देखें, इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस तो खत्म, कैंसिल हुआ, सिर्फ क्या रह जाता है, रेजिस्टर। मगर हमें पता है कि रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों इन फेस होता है। जब इन फेस होगा तो फाई की क्या वैल्यू होगी, 0। अब फाई की वैल्यू 0 होगी तो क्योंकि हमने cos फाई को पावर फैक्टर कहा है, तो वहां पर अगर cos 0 डिग्री पुट कर देंगे तो cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए रेजोनेंस पे पावर फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा खत्म होता है। जब पावर फैक्टर 1 होगी, एक और चीज ध्यान में रख लीजिएगा, सर्किट का इंपीडेंस लो होता है, ध्यान में रखना, लो इंपीडेंस। वजह सिंपल सा है, लो इंपीडेंस का मतलब इसलिए है क्योंकि इसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों रेजिस्टेंस दे रहा था, मगर इन दोनों का आपस में नहीं बना, एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, सिर्फ क्या बच गया, रेजिस्टेंस का वैसे भी काम रेजिस्टेंस देता रहना है। ये दोनों अगर रेजिस्टेंस देगा नहीं, कंबाइंड रेजिस्टेंस का 0 है तो सिर्फ रेजिस्टर देगा, इसका मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस, ओवरऑल सर्किट की जो रेजिस्टेंस कम हो गई। सर्किट के रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस कहते हैं, इसीलिए लो इंपीडेंस होगा। जब लो इंपीडेंस होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए इस खास पे करंट की वैल्यू क्या है, हाई करंट कहने के बजाय मैं कह सकता हूं मैक्सिमम करंट पास होगा। यस, अब हम यहां पर एक खास ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ को नाम दिया जाता है रेजोनेंस कर्व। क्या नाम दिया जाता है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के नीचे हम लिखेंगे रेजोनेंस कर्व। अब देखिए, ये जो रेजोनेंस कर्व है ना, बेसिकली फ्रीक्वेंसी
वर्सेस करंट के बीच एक ग्राफ का नाम है। फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट के बीच एक ग्राफ का नाम है। इसमें क्या होगा, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बाय वेरिंग एक्सएल एंड एक्ससी। यकीनन फिर करंट और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हुए बाय वेरिंग फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। और वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, देखिए लेट सपोज, क्योंकि हम यहाँ पर 3 डिफरेंट केसेस पढ़ रखे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पर भी, लो फ्रीक्वेंसी पर भी और एक मीडियम फ्रीक्वेंसी है। मीडियम फ्रीक्वेंसी पर लो इंपीडेंस होगी तो उस सूरत में करंट सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। लेट सपोज वो मीडियम फ्रीक्वेंसी ये है, इससे कम और इससे ज्यादा क्या होगा, तो मैं वो बताता हूं कि इस खास फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। लेट सपोज ये मैक्सिमम करंट है। अब अगर इस फ्रीक्वेंसी से आप कम करते जाएं तो भी रेजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर रेजिस्टेंस ज्यादा देता रहेगा। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी कम करते जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस ज्यादा देता जाएगा, तो इसका मतलब है कंबाइन आर और सी की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होता जाएगा। फ्रीक्वेंसी के कम करते रहने से हमारा ग्राफ यूं बनेगा। अगर इस खास फ्रीक्वेंसी से आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उस सूरत में कैपेसिटर का बेशक कम होता जाएगा रेजिस्टेंस, मगर इंडक्टर रेजिस्टेंस ज्यादा देता जाएगा। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसके साथ इसकी वैल्यू और बढ़ती जाएगी। तो तब भी हमारा जो है ना फ्रीक्वेंसी की इंक्रीज होने से भी करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो बहुत ही खूबसूरत से इस किस्म का एक कर्व मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ को नाम दिया जाता है क्या, रेजोनेंस कर्व। इसको कहते हैं रेजोनेंस कर्व। मैक्सिमम करंट है, इसको मैं आई एम लिखता हूँ, या आई नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट किया है, चले आई से आप रिप्रेजेंट कर दें। इस खास फ्रीक्वेंसी पे देखें जिसको हमें सबसे ज्यादा करंट मिली है, इसी को कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो डियर स्टूडेंट, हमने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक जो कि तकरीबन हम 4, 5, 6 लेक्चर्स हम लगातार इसको हम कंटिन्यू करते आ रहे, आज हमारे अख्तिताम को पहुंचा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हमने बहुत ही फास्ट की है, इसलिए की क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने टॉपिक पढ़ रखे थे इन सब का यहाँ पर एक तरीके से समरी पेश हमने करना था। इसी को हमने एक छोटा मैथमेटिकल वर्क की सूरत में और छोटे मोटे और भी केसेस की सूरत में हमने इसको कर लिया है। उम्मीद है आपको आज का हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। आपने अभी तक हमारा अपना आइडियल फिजिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वो आपके ऊपर कर्ज है। अल्लाह हाफिज़।